खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, गुड मॉर्निंग विद सभी में आप मेरे मॉर्निंग शो में डिफरेंट एजुकेशनल टाइप के और एजुकेशनल प्रोग्राम में ज़रूर यहाँ पर डिस्कस करती हूँ। और मैं यहाँ पर टीचर्स को भी इनवाइट करती हूँ, असातिज़ा को और तमाम बच्चों को भी इनवाइट करती हूँ। और कहीं ना कहीं गा बगा हमारे गुफ्तगू में अवेयरनेस गुफ्तगू इसलिए की जाती ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। और ये ज़रूरी है, सिर्फ आप मॉर्निंग शो में ये ना समझे कोई हल्ला गुल्ला है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे डायरेक्टर ने एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए कि हमें कोई सेलिब्रिटी रिक्वायर्ड नहीं है कि सेलिब्रिटी हो तो हम प्रोग्राम में नहीं, हमने अपने पाकिस्तान के टैलेंट को और अवेयरनेस प्रोग्राम आप तक पहुंचाने ताकि आने वाली जनरेशन कोई पॉजिटिव इमेज लेके आगे बढ़े। बिल्कुल इसी तरह कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जो मिसकॉन्सेप्ट में भी आती है और लोग मिसगाइड भी हो जाते हैं। कुछ बात में सदाकत होती है, कुछ बात में नहीं होती, तो उसको क्लियर भी कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो मेरे साथ यहाँ पर आज मैंने बात करनी है कि हम लोगों ने कुछ तालीमी इदारे को माफिया के तौर पे वर्ड यूज़ करते हैं, बिहाइंड हमें नहीं मालूम कि क्या क्या कुछ है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले दौर में जो है असातिज़ा की एक रिस्पेक्ट होती थी, आंखों में शर्म होता था, जिस तरह पेरेंट्स की होती थी। उस्ताद को भी पेरेंट्स का दर्जा दिया जाता, नो डाउट दिया जाता था। यहाँ तक कि दाढ़ी मूंछों वाले अभी भी अपने उस्ताद को देखते हैं तो उनके अंदर वही चाहत जागती है जैसे वो बचपन पे उनको एक करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन आज के दौर के बच्चों में वो बात मुझे नज़र नहीं आती। ये मेरी बात कितनी रियल है ये आज हमारे मेहमान बताएंगे। मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं मेरे प्रोग्राम में। अक्सर जब भी मेरा एजुकेशन का प्रोग्राम या बच्चों पे रेलेवेंट, स्कूल पे रेलेवेंट, कॉलेज, तो वो ज़रूर मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। तो यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं डायरेक्टर IK कोचिंग सेंटर के ख़ास मेरे मेहमान, वो हैं इमरान खालिक साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। बिल्कुल अल्लाह। अच्छा, ये जो मिसकॉन्सेप्ट है थोड़ा क्लियर हो, फिर हम एक और गुफ्तगू पे चलते। माफिया वर्ड तालीमी इदारों के लिए अच्छा नहीं है और इसका मैं चाहूँगी अगर मेरे पास कुछ मिसकॉन्सेप्ट है तो उसको क्लियर कर दिया जाए। देखिए, सबसे पहली बात है कि स्कूल के लिए ये वर्ड यूज़ करना माफिया, ये बहुत गलत है। ठीक है। और आप ये देखें, मैं तो समझता हूँ कि जो आजकल ये हालात में जो स्कूल ऑनर्स जो स्कूल चला रहे हैं वो समझे कि वो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ठीक है। वो इस तरीके से कि देखें, एक तरफ तस्वीर का रुख है कि आप अपने बच्चे को एक जगह पढ़ने के लिए भेज रहे हो। ठीक है। आज मैं अगर इस जगह पे बैठा हुआ हूँ या आप इस जगह पे बैठी हुई, किसकी वजह से? ठीक है। स्कूल की वजह से। हमने जहाँ पे स्कूल में, हम जिस स्कूल में पढ़े, उन्होंने हमें इस तरह से पढ़ाया, हमारी तरबियत की। माँ बाप के साथ साथ असातिज़ा का दर्जा जो है वो माँ बाप से बढ़कर है। तो हमने इस वजह से ये मुकाम पाया कि हमारे असातिज़ा ने हमारी तालीम भी दी, हमें तरबियत भी दी। अब हम उसी के लिए वर्ड माफिया का वर्ड यूज़ करें तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। बिल्कुल। और बच्चों के सामने जब इस तरह की बात होगी कि स्कूल माफिया है, इन्होंने इसका क्या नाम है, फीसिस बढ़ा दी हैं, इन्होंने जो सिलेबस जो है ये काउंटर पे अपने चीज़ें बेच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इस तरह की बातें करके इस तरह से आप जोर करेंगे तो वो बच्चा फिर स्कूल में असातिज़ा की इज्जत क्यों करेगा? जब उसके जहन में यही बात सुनने में आ रही है कि स्कूल वाले तो माफिया होते हैं, स्कूल वाले तो ऐसे होते हैं, अरे भाई, स्कूल वालों से मजलूम कौम कोई नहीं है। अब आप तस्वीर का एक रुख तो देखते हैं कि भाई स्कूल वालों ने 100 रुपए फीस बढ़ा दे तो 10 लोग आके एहतजाज कर दे कि पेरेंट्स एक्शन कमेटी वाले बंदे बैठे होंगे, वो आगे बैठ जाएगी, अखबार में आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप ये भी तो देखिए कितने लोग स्कूल की फीसें खाते हैं। स्कूल के कितने लोग हैं जो स्कूल की फीसें नहीं भरते, 6-6 महीने तक फीसें नहीं भरी होती, स्कूल वाले उनको चला रहे होते हैं। आपके घर पे अगर काम करने के लिए मेड आती है, आप उसको 1 महीना पैसे ना दें, वो आपकी जान अज़ाब कर देगी, काम नहीं करेगी आपके घर पे। आप बिजली ना भरें, आपकी बिजली कट जाएगी। ये स्कूल वाले एक वाहिद अदारा है जो 6-6 महीने में बच्चा फीस नहीं दे रहा, स्कूल में पढ़ रहा होता है, आगे क्लासों में जा रहा होता है। वो चीज़ें भी देखें, मतलब कुछ जगहों पे चीज़ें गलत भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हर जगह 100% है, अच्छे बुरे लोग हर जगह पर होते हैं। लेकिन आप एक चीज़ ये भी देखें कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने तरस खाया बच्चों पे, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फीस नहीं भर रहे होते, 6-6 महीने की फीस उन्होंने नहीं भरी होती, क्या होता है, रिजल्ट आता है, दूसरे स्कूल में चले जाते हैं।
ओके तो ये भी चीजें देखें ना कि भाई किस तरह कितने बच्चे जा रहे हैं। और आपके बोर्ड की फीसों पे मैंने देखा है कि बोर्ड की फीसों में बहुत से मेरे क्योंकि एजुकेशन सर्कल में मैं होता हूँ, तो मेरे काफ़ी दोस्त यार हैं जो जिनके अपने स्कूल चल रहे हैं, तो अब बोर्ड की फीस होती है वो ऐसे नहीं होती कि एक बच्चे ने फीस दी और उन्हें जमा करा दी, सही। वो पूरा पे ऑर्डर बनता है तमाम बच्चों का। ओके। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि भाई 150 बच्चों की फीसें जानी है, तो वो स्कूल ओनर अपने पास से भिजवाता है, ओह, फिर बाद में बच्चे देते थे, कोई बच्चा जल्दी दे देता है, कोई बच्चा बाद ऐसा में होता देता है, बिल्कुल तो ठीक है। अब देखिए स्कूलों की वालों की तरफ से भी बहुत सी गलतियां होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे स्कूल वाले परफेक्ट हैं, लेकिन माफिया का वर्ड किसी सूरत में स्कूल के लिए यूज नहीं कर सकता कि ये वो दर्जगाह यानी कि जो आपको कंप्लेन करना हक हाँ, है, लेकिन कंप्लेन कर उसके सकते हैं, लफ्जों का तयन जरा सही करें। देखिए कंप्लेन तो हर इंसान को हर किसी से होती है। बाज़ औक़ात आपको अपने माँ बाप से किसी चीज में कंप्लेन होती बिल्कुल है हो सकती तो आपको है। लगता है मेरे माँ बाप बहुत बुरे हैं, हाँ, 10 मिनट बाद आपको एहसास हो जाता है अब वो कि आपने ऐसा नहीं हाँ, करना था। आप ऐसे 10 मिनट बाद आपको शर्मिंदगी हो जाती है, आप जाकर सॉरी करते हो, बात खत्म हो जाती ठीक है। इसी तरह आपको स्कूल से कोई शिकायत है, देखिए मेरे बच्चे भी स्कूल में जाते हैं, मुझे कोई शिकायत होती है मैं स्कूल के ऑनर से जाके बात करता हूँ। बेहतरीन वहाँ तरीकाकार, पे पढ़े लिखों जो प्रिंसिपल है मैं जाकर उनसे बात करता हूँ, ठीक है। उनसे मैं जाके बताता हूँ और कि मैडम मेरी ये शिकायत है, और वो उसको सुनती है और उसका अजाला करती ठीक है। है। अब ये नहीं है कि मैं बोल दूं कि यार ये स्कूल माफिया वाले ये कर रहे, स्कूल माफिया या वाले कर रहे। रीजन भी पूछ सकते रीजन भी हैं। पूछ सकते हैं, तो क्या वो तरीकाकार है जो पढ़े लिखे लोगों का तरीकाकार है। क्योंकि देखिए आप अगर दुनिया में कोई जो शख्स अपने असातिज़ा की इज्जत नहीं करता, वो माशरे में कोई मुकाम नहीं पा सकता। बहुत प्यारी बात कही। चलिए जी, हम आगे एक और टॉपिक पे भी हैं, वो मैं इमरान साहब ने कहा था इस बात पर भी नज़रसानी करनी चाहिए, और इसको भी मैं चाहता हूँ कि इसकी आवाज़ बंदा बनता है, ज़ाहिर बात है अब उनको लगा कि ये सही तरीका नहीं है। आवाज़ आप बेशक आप शिकायत करें, आप उनके प्रिंसिपल से मिलें और मेंशन करें या कोई बात कह सकते हैं, उसका जवाब लें ताकि आपको इत्मीनान हो। आप ऐसे ही शोर करेंगे, इससे आपके बच्चों पर बैड इफ़ेक्ट होगा और असातिज़ा को भी बहुत बुरा लगेगा जो पढ़ाते हैं। अब उनका तो कोई कसूर नहीं है, उनके लिए अगर कोई माफिया कहे तो उनको कैसा फील होगा। तो ये ज़रा सा इन बातों को मद्देनज़र रखें। मसले होते हैं, मसलों को हल की तरफ जाते हैं। अब बात करेंगे जो आप रात को हमारे साथ टॉपिक डिस्कस हुआ था, हम चाहेंगे इमरान भाई उसके ऊपर। जी, वो आपने मुझसे जो बात की थी ना, तो जो करंट सिनेरियो भी ये चल रहा है कि पेपर्स जो है वो पहले लिए जा रहे हैं। ठीक है। देखिए पेपर ये पहले नहीं लिए जा रहे, पेपर होते ही हमेशा मैट्रिक के सिलेबस चेंज हुआ है कुछ? सिलेबस भी चेंज नहीं हुआ। ठीक देखिए है। मैट्रिक के पेपर हमेशा मार्च में होते थे, हाँ, और बिल्कुल। अप्रैल में हमेशा इंटर के पेपर होते थे। ओके, अब क्या कर रहे हैं? अब ये हुआ था कि कोविड आया था, तो कोविड में तो आपको पता है कि 2 साल तो ऐसे ही पास कर दिया, एक दफा शॉर्ट सिलेबस करके कर दिया, ठीक है। तो वो हमारा शेड्यूल हो गया आउट। ओहो, तो वो तो देखिए पूरी दुनिया के अंदर था, तो वो एक ऐसा मतलब हादसा था कि अचानक से हुआ, कोविड फैल गया, हर चीज़ बंद हो गई, लॉकडाउन लग गया, तो वो बड़ा ही मतलब समझिए तकलीफ दे अमल था जो कि अब गुजर चुका अल्लाह के हुक्म से। तो उस वक्त आपका जो टाइमिंग बढ़ी पेपर्स की, तो अभी लास्ट टाइम जब पेपर हुए थे तो मेरा ख्याल है कि मई में मैट्रिक के पेपर हुए थे और जून के पहले अशरे में इंटर के पेपर हुए थे। सही। लेकिन शेड्यूल हमारा मार्च और अप्रैल है, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे लाना है। तो इस दफ़ा गवर्नमेंट ने 15 मार्च से डेट दी है मैट्रिक की, और अप्रैल में 15 की दी है इन्होंने इंटर की। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उसमें, तो क्योंकि देखिए इसको पीछे तो लाना ही है, क्योंकि अब अगर आपके बच्चे के पेपर जून में हो गए तो उसका रिजल्ट आने में यकीनन सितंबर लग जाएगा, और एडमिशन जो है वो फर्स्ट ईयर की बेस पे आपके बच्चे को दिया जाएगा। तो फिर अगर आगे आपका चल का बच्चा फेल होता है तो उसका पूरा टाइम ज़ाया हो जाएगा। अब ये पीछे की तरफ सूरत आती है कि जैसे मार्च में अगर बच्चा पेपर देता है तो फिर वो सप्ली के इम्तहान देता है या आगे उसका एडमिशन ले लेता है कहीं पे भी जाके, तो वो एडमिशन ले सकता है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको अगर पीछे लेकर आए हैं, 1 महीने 2 महीने पीछे लेकर आए हैं, तो उसका हल उन्होंने क्या निकाला कि सिलेबस को रिड्यूस किया है 25%। ओके, ठीक है। अब अगर आप साल के 12 महीनों के हिसाब से देखें तो 3 महीने पहले पेपर नहीं हो रहे, पेपर हो रहे हैं तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले। उस पे भी 25% सिलेबस को रिड्यूस करने का मकसद ये कि 9 महीने में इतनी तैयारी तो हो जाती है। सही। और जो बच्चा पूरे साल पढ़ने वाला बच्चा है, जो रेगुलर स्कूल जाता है या रेगुलर कॉलेज जाता है, तो मैं समझता हूँ उसके लिए 6 महीने 7 महीने बच्चा तैयारी करता है और फिर रिवीजन करता है। तो अब जो टाइम शुरू हो रहा है ये टाइम रिवीजन का शुरू हो रहा है, ये पढ़ने का टाइम शुरू नहीं हो रहा। जिसने अगर शुरू से नहीं पढ़ा तो अब भी नहीं पढ़ सकता। लेकिन ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पोजीशन देने वाले होते हैं, जो मेहनत करने वाले होते हैं, A1 ग्रेड उनका टारगेट होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए, अब जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, आप उनको ये कहेंगे कि भाई आपको पास नहीं होना है, A1 ग्रेड आना है, उससे नंबर कम होगा, मेरी नज़र में आप फेल है। ओहो, तो ऐसे बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो आप वो बच्चा अभी तक तैयारी कंप्लीट करके बैठा हुआ होता है कि भाई मैं जो हुआ पेपर में अपीयर हो जाऊँ। सही। अच्छा, तो अब जब सिलेबस आपका कम कर दिया है 25%, तो वो बच्चा उसको पहले से पढ़ चुका होगा। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब पढ़ाई की तरफ नहीं है, तो उनके लिए आसानी है कि भाई सिलेबस रिड्यूस हो गया, आप पढ़ लो।
ठीक है। अच्छा मुझे ये भी बताएं इमरान कि जिस तरह बच्चों की तैयारी करवाई जाती है और बच्चे जैसे ऑफ कोर्स कॉलेज में जाएं या स्कूल में, जो भी 9-10 की चलो मैं बात करती हूँ, कितनी तैयारी में इन्वॉल्व होते हैं और कितने बच्चे जब कुछ सरप्राइज ऐसा आ जाता है तो बच्चे कितना डिसहार्ड होते हैं और कितना उन पर प्रेशर, क्योंकि देखिए बच्चों पर प्रेशर पड़ता है ना तो वो डिस्टर्ब होते हैं मेंटली। और बच्चे वैसे ही मैं तो ख्वाब में भी देखती थी कि अल्लाह में जैसे पेपर हो रहा था तो नींद में भी वो सब चीज़ें चल रही होती थी, इन्वॉल्व होते थे ना हम लोग। तो मैं कहती थी अल्लाह उधर मैंने 9 बजे पहुँचना है, पेपर शुरू होने वाला है और मैं रह गई हूँ घर पे ही, और मैं पहुंचूंगी कैसे, पेपर, ये खौफ एक अजीब। तो बच्चों का अब क्या होता है? देखिए ये जो बात आप बता रही हैं ये तो अभी भी कभी कभार जैसे ऐसा होता है कि मैं गुज़िश्ता कोई 20 साल से अकाउंटिंग पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। तो अक्सर ऐसा होता है कि अकाउंटिंग का पेपर है और मैं दे रहा हूँ और मुझे एक लफ्ज भी नहीं आता। अल्लाह, ऐसा भी है? अचानक से आंख खुलती तो शर्मिंदगी होती है कि यार ये क्या बात हो गई। तो चाहे वो हमारे जहन में ये सवाल होता है, एक चीज होती है। देखिए बच्चों का आजकल मसला ये है कि बच्चों को ध्यान थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ से हटा है। ठीक है। क्योंकि देखिए जब पहले बच्चा पढ़ता था तो एक पीटीवी होता था, एक एसटीएन होता था, उसके बाद चॉइस ही नहीं थी, बंद पे टीवी, फिर पाक सर जमीन शाद बाद 12 बजे बंद, टीवी खत्म। और सुबह में वो कार्टून आता था पूरे दिन में और एक वो होता था। अब ये कि चैनल इतने हैं कि अगर आपका बच्चा बैठेगा तो वो चैनल को सर्च करता रहेगा तो वो उसको कोई ना कोई चीज मिल जाएगी देखने के लिए, चाहे वो कार्टून हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो लगा के देखने लग जाएगा। यकीन करें वो जो सुबह 7 बजे जब शुरू होता मुस्तहसन हुसैन तारक, हाँ, उसकी इतना मुश्किल। आप यकीन करो मेरी वालदा ना नाश्ता बनाए तो मैं वो उस पे बैठ के ना टेबल पे टेलीविजन के खड़े होके सब सो रहे और मैं वो आवाज बंद करके कार्टून देख रही हूँ। इतना 7:25 पे आता था, 7:30 पे खत्म हो जाता था। 5 मिनट के वो कार्टून और देख के जाती थी मैं, वो इतना एक्साइटमेंट होती थी वो उस कार्टून की। तो अब बच्चे जो है ना, अब जैसे पेपर्स हो रहे हैं तो अब हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे बहुत से स्कूल्स होते हैं उनके मतलब पढ़ाई में बहुत ग्रिप होती है। ग्रिप ऐसे होती है कि आप समझे कि 9 वालों को 8 में ही 9 और मैट्रिक के सिलेबस पढ़ा दिए थे। ज्यादातर स्कूल में ऐसे ही होता है आजकल, यही हो रहा है। तो अब वो बच्चा पहले अच्छा, अब कंप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपने तो पहले से ही पढ़ा हुआ है। पहले से ही पढ़ा हुआ है। तो अब जब वो बच्चा, ये आइडिया किसने दिया था, ये 9th क्लास का सब्जेक्ट हमारे दौर में क्यों नहीं हुआ? अब ये हुआ कि बच्चा पहले से पढ़कर आया है 9th क्लास में तो वो ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ होता है। अच्छा एक बात बताओ, ये 9 का जो है 8 में पढ़ाया जाता है, उसके बावजूद भी क्या किसी का पेपर रह जाता है? अब देखिए फिर क्या रेशो कम हुआ है कोई? नहीं, रेशो तो देखिए मैट्रिक में तो मैंने हमेशा से ये बात बोली कि 80% 78% रिजल्ट आता ही आता है। नहीं 9th की जब रिजल्ट 5 पेपर क्लियर आते हैं हमारे, 5 अब 7 हो गए, अब 7 हो गए, 5 पेपर क्लियर। तो अब पहले तो एक ही साल पढ़ते थे ना, वो भी महीनों में पढ़ते थे, तो अब तो एक साल पूरा माशाल्लाह इतना पढ़ाया जाता है, फिर दोबारा उसको रिपीट किया जाता है। 9th क्लास में तो कितना रेशो कम हुआ है कि पहले 9 के पेपर अक्सर लोगों के रह जाते थे। अब तो रिजल्ट अच्छा हो जाएगा ना। आप जब 8 क्लास के अंदर उस चीज को पढ़ा हुआ है, आप 9 में दोबारा उसको पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, मेरा बेटा 8 में आया है, ठीक है, अब वो 9 और 10 का पढ़ रहा है। वो सबको अपने, मुझे भी बता रहा होता है, अम्मी को भी बता रहा होता है, अपने नाना को भी बता रहा होता है कि भाई मैं पापा इबाद इमरान नाम है, आपके शो में भी आ चुका है। अब वो सबसे कह रहा था फिर मैं 9 का पढ़ रहा हूँ। अब उसका 8 में आना अब ऐसा हो गया कि देखिए एक माहौल से बात होती है। अब वो हमसे कंप्लेन करते हैं कि यार आप लोग घूमने बहुत निकलते हैं, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। अब आप देखिए कि वो मकसद ये कि एक चीज़ ऐसी उसकी कॉन्सेप्ट जहन में आया, अल्लाह ताला हमेशा उसके जहन में रखे कि वो बैठा हुआ होता है तो उसके जहन में होता है भाई आप लोग घूमने बहुत जाते हैं, मैं नहीं जाऊँगा। अब उसको घर पर भी छोड़ के नहीं जा सकते, तो वो बड़ा उसको हम मन्नतें करते हैं कि भाई चलो यार अब हम हफ्ते बाद बनाएंगे, 10 दिन बाद प्रोग्राम बनाएंगे, इस तरीके से होता है। अब उसके मुकाबले मेरा छोटा वाला जो बेटा है वो पढ़ाई में बहुत तेज़ है, लेकिन वो इस तरीके से लग के नहीं पड़ता कि मतलब अपने ऊपर सवार कर ले। अच्छा। अब वो बिल्कुल मेरी स्टाइल है उसका कि मतलब ये पेपर आएगा उठा के देख लेगा और ज़हनी तौर पे जरा अच्छा कर लेगा। वो कुछ लोग होते हैं ज़हनी सलाहियत ज्यादा होती है और कुछ लोग अच्छा परसेंटेज दोनों की अच्छी आती है माशाल्लाह से। अब जैसे 8 के लिहाज से भी 90% लेकर आया वो, तो 8 क्लास में 90% लाना बड़ी बात है। अब वो छोटा वाला 94 लाया है, 6 में माहिर नाम है उसका, तो 6 में वो 94 लाया, तो उसके लिहाज से वो बड़ी बात है। तो मकसद ये कि जब आप उनके अच्छा ये जो पेपर अब होने, तो गवर्नमेंट इतनी ये डिसीजन इन्होंने लिया। अच्छा अक्सर मैंने देखा गवर्नमेंट कभी भी तालीमी इदारों का कोई भी डिसीजन लेती है तो वो खुद से लेती है। वो तमाम जैसे स्कूल के मेन जो एसोसिएशन है
ये किस लिए बनाई जाती हैं, ताकि वो अपनी कोई भी बात वहाँ डिलीवर करते हैं ना, मिल के जाते हैं, कोई कंप्लेन होती है तो वो क्यों नहीं एसोसिएशन, तमाम सिंध की एसोसिएशन को अपने पास बुलाएं और बोलें कि हम ये करना चाहते हैं। मैं ये चीज़ मैंने देखा अहमियत क्यों नहीं देती है, चाहे प्राइवेट गवर्नमेंट एसोसिएशन होते होंगे देखिए ना। कुछ जो कराची के जो एसोसिएशन से बड़ी तो उनको बुलाया जाता है, उनके सामने चीज़ रखी जाती है, बाज़ औक़ात कोई वो उस पर एतराज़ करते हैं तो फिर गवर्नमेंट जो है उसको उस बात को मान लेती है, चेंज कर देती है, क्योंकि जो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी हर बात को सुना जाता है। ठीक है, तो ये जब आपने का पेपर पहले हो रहे हैं और ये तो इस बात पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हमारे देखिए मैं आपको बताऊं कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चों की तैयारी ऑलरेडी मौजूद है, बल्कि 25% सिलेबस कम हो गया तो उनको और अच्छा रिवीजन का टाइम मिल गया। अच्छा। अभी वो 100% सिलेबस अपना रिवाइज करते, 2 महीने बाद पेपर है, 2.5 महीने बाद, तो अब ये है कि 75% करेगी, तो एक अच्छी चीज होगी। देखिए मेन चीज ये होती है कि जो मैंने चीज देखी अपनी जिंदगी के अंदर, 20 साल मुझे एजुकेशन में हो गए, तो खालिद शाह मरूम अल्लाह उनको जरा नसीब करे, कौन ऐसा होगा एजुकेशन सेक्टर में जो खालिद शाह मरूम को ना जानता होगा, और हर किसी के रूहानी उस्ताद है, मेरे भी रूहानी उस्ताद हैं, मेरे भी रूहानी उस्ताद हैं, नो डाउट। उनकी मैं देखता था कि उनका स्कूल है ब्रिलियंट कैरियर ग्रामर, तो मैं उनको देखता था कि उनकी इतनी ग्रिप होती थी बच्चों पे कि बच्चों को लेके वो गोद में बैठ जाते थे, तो मैं समझता शायद इनका रिश्तेदार है। बंदा बड़ा हम्बल पर्सन, बहुत ज्यादा। अब मैं पूछता था सर ये आपका रिश्तेदार है, वो कहते नहीं बेटा ये तो पढ़ता है स्कूल। इमरान भाई मैं पहली बार उनसे मिली थी, हमारा स्टार किड्स फेस्टिवल हमने एक्सपो में किया, मैं पहली बार मिली उस शख्सियत ने, मैं शख्स नहीं कहूँगी शख्सियत बोलूँगी, कि वो उन्होंने मुझे अपना एक बड़ा सा इनका एक हॉल है, वहाँ किसी से बात कर रहे थे, कोई आर्टिस्ट भी आया हुआ था शायद ना, तो मैं वहाँ पे बैठी हूँ, तो मुझे पहले बिठाया आराम से, पानी वानी पिया, तो कहते हैं अच्छा मैं आपसे बात करता हूँ। फिर जब उनसे फ्री हुई तो फिर मुझे बहुत लॉन्ग टाइम दिया उन्होंने, मतलब इतनी देर डिस्कशन, वरना फर्स्ट अटेम्प्ट में बंदा इतनी नहीं किसी को टाइम देता। उन्होंने डिटेल में मेरे से बात सुनी और फिर मुझसे कमिटमेंट भी की और फिर आइडियाज़ भी दिए, इसको ऐसा कर लो, मैं तुम्हें यहाँ पे भेजूँ और स्कूल भी हो जाएंगे। और यकीन करिए मैं सच कह रही हूँ, मेरा पहला इवेंट उनकी बदौलत से बहुत जबरदस्त स्टैंड ओवर हुआ। तो उसमें ये होता था कि उनकी इन्वॉल्वमेंट होती थी, उनको पता होता था किस क्लास में कौन बच्चा पढ़ता है, वो खुद जाके देखते थे, हर चीज पे खुद रखते थे, इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद। अब वही चीज माशाल्लाह से उनके बेटे तारिक शाह के अंदर आई है कि उन्होंने भी बिल्कुल, जब आप इस तरह से इन्वॉल्वमेंट रखते हैं स्कूल के अंदर, जो ऑनर है, देखिए ऑनर, बहुत से ऑनर ऐसे भी मैंने देखे जो अपने स्कूल ही नहीं जाते हैं, उन्होंने अपना स्टाफ हायर किया हुआ होता है और कभी कभी चक्कर लगा लेते हैं। ऐसे भी ऑनर देखे मैंने, जैसे जो खालिद शाह मरूम करते थे वही अब जो है वो तारिक शाह साहब कर रहे हैं, कि खुद मतलब स्कूल में एक एक चीज में इनकी इन्वॉल्वमेंट है। और भट्टी साहब को देखता हूँ, अनवर अली भट्टी, बहुत बड़ा नाम है, बाबा तालीम, उनको मैं देखता हूँ कि इतनी ब्रांचेज है माशाल्लाह, रोज के नाम मेरे ख्याल से 40 या 42 उनकी ब्रांचेज है, और वो कोशिश करते हैं हर जगह पे चक्कर लगाने की। तो ये वो लोग हैं, अब्बास बलोच साहब है या शहजाद साहब है, ये लोग वो लोग हैं कि जो मतलब अल्लाह ने उनको जिस मुकाम पे पहुंचाया हुआ है उसके बावजूद डाउन टू अर्थ इंसान है, और एक एक जगह पे जाकर अपने स्टाफ की प्रॉब्लम्स देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, फिर 100% रिजल्ट देते हैं। ये फिर ऐसे असातिज़ा को माफिया का वर्ड कहते तो कितना दिल ये तो तौफीक है। मतलब देखिए ना, हमने मैं आपको खालिद शाह मरूम साहब का एक छोटा सा वाकया सुनाऊं कि एक प्रोग्राम में इनको चीफ गेस्ट बुलाया हुआ था, तो मुझे भी उन्होंने बुलाया हुआ था। ठीक है। तो अब जब उन्होंने शील्ड देने के लिए बुलाया तो मैंने कहा यार मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं जो हूँ खालिद शाह साहब के साथ स्टेज पे खड़े होकर शील्ड दूं किसी को। तो मैंने उनको मना कर दिया जो वो थे, तो उन्होंने सुन लिया, तो स्टेज से उतर कर आया और मेरा हाथ पकड़ कर मुझे लेकर आए कि उन्होंने कहा बेटा ये आपका बड़प्पन है और आप अपने हाथ से शील्डें बांटे, आप आज हमारे साथ रहेंगे, सीखेंगे तो कल आप माशरे में कुछ मुकाम पाएंगे। तो ये वो बड़े लोग जो सिखाते थे लोगों को। आज हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, अगर हम इन्हीं के लिए ये वर्ड यूज कर लेंगे भाई असातिज़ा ऐसे असातिज़ा वैसे, तो फिर माशरे में क्या तरक्की। वाकई एक खालिद शाह साहब एक जो है मैं कहूँगी एक अजीम शख्सियत थे, और उन्होंने तालीम में एक पॉजिटिव किरदार निभाया, और ना सिर्फ अपनी एसोसिएशन को लेके चले बल्कि उन सब लोगों को उस एसोसिएशन में जोड़ा। और आज माशाल्लाह जो है उनका बेटा तारिक शाह माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से। और नैती वो मुझे उनमें वो अक्स नज़र आता है खालिद में, और मेरे तो भाइयों जैसे हैं। ज़ाहिर तो उनके वालिद साहब ने मुझे ऐसे ही बेटियों की तरह ट्रीट किया और मेरे इवेंट को भी बड़ा सपोर्ट किया। और वो जो भी अच्छा काम करते हैं तालीमी में या सरगर्मियाँ हों, गैर निसाबी सरगर्मियाँ हों, उनमें भी वो बहुत एक्टिव रहे हैं और पॉजिटिव किरदार निभाया। ऐसे लोग दुनिया में कम होते हैं। मैं कहूँगी अल्लाह पाक उनकी जो है जन्नत में आला मकाम दे।
और बेइंतहा दुआएं उनके लिए। नफीस इंसान, हम्बल इंसान, गुफ्तगू का मेयार बहुत आला मेयार का है उनका, और वही बेटे में अक्स नजर आता है मुझे। दुआ और आप देख रहे हैं इतने साल उनके इंतकाल को हो गए, लेकिन आज भी लोग उनकी मतलब बारे में बात करते हैं। और अब अच्छा, अब ये होता है ना कि देखें कुछ स्कूल्स के असातिज़ा और जो ऑनर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो मतलब बिल्कुल तवज्जो नहीं देते अपने जगह पे। उनका मकसद ये होता है कि भाई जो बच्चा जैसे पढ़ रहा है पढ़ने दो, चलने दो। तो हर तरह के लोग दुनिया में हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं, तो हमें अपने हिसाब से उसको मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन हमें इस आदत को तब्दील करना पड़ेगा जो हम लोग के अंदर है कि हर चीज़ में हम लोग जो है ना मीन मेख निकालना शुरू कर देते हैं कि भाई पेपर अगर 1 महीने पहले हो रहा है तो क्या नुकसान हो रहा है। अच्छा, एक बात इमरान, लास्ट में क्वेश्चन दूंगी। अभी माशाल्लाह एज कम्पेयर टू हम अगर पीछे दौर में चले जाएं तो इतना ज़्यादा पेरेंट्स जो हैं बच्चों की तालीम से ज़्यादा अटैच नहीं थे। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि ना सिर्फ पेरेंट्स मीटिंग होती है और बच्चों की डायरी के ऊपर पहले होता था तो बच्चे खुद ही साइन कर देते थे, और पहले SMS दौर नहीं था, मोबाइल का भी नहीं था इतना। तो अब कोई भी अगर बच्चा कोई गलत करेगा तो उसको इतना डर होता है कि अगर मैंने, पहले तो डायरी होती थी ना, सिर्फ डायरी पे तो जी वो साइन करवा के लेकर आ गए, लेकिन अब बकायदा उनके नंबर नोट करके उनको टेक्स्ट भी उनके पेरेंट्स को जा सकता है, उनकी मम्मा को जाएगा, उनके वालिद को। तो क्या अब बच्चे थोड़ा डरते हैं कि हाँ यार अब हमें फोकस करना है एजुकेशन पे कि नहीं? देखिए बच्चे, या अभी इससे भी कोई आला लेवल का डॉज आ गया? इस तरह के आ गए ना कि वो तो किसी से डरते ही नहीं है। ठीक है, वो मतलब आप समझे कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो वो पेरेंट्स को बताएगी नहीं कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, मोबाइल पे नंबर ब्लॉक कर देगी स्कूल का। तो इस तरह की चीजें होती हैं। अच्छा, अब जब वो ये टेक्नोलॉजी में चले गए लेकर आ रहे हैं, अब मैं आपको बताऊं कि ये शरारतें हर दौर में होती हैं। पहले एक जगह पे होती थी, अभी भी हो रही है, लेकिन इससे बच्चे का अपना नुकसान है। अल्टीमेटली जब आप माशरे में जब पीछे रह जाते हो दुनिया में, तो आपको याद आता है एक हमारे जानने वाले थे जो कि मोहल्ले में हमारे रहते थे, उनकी एक शॉप थी, तो वो काम करते थे। तो उन्होंने मुझे खुद एक दफ़ा बैठ के बताया, उन्होंने कहा यार जब पढ़ाने का वक्त था ना, मेरी उम्र थी तो मैंने पढ़ाई नहीं करी। तो देख लो आज यार मैं कितना हार्ड वर्किंग काम कर रहा हूँ, इतने 60-60 किलो के कट्टे उठा के लाके इधर रख रहा हूँ, तो बेटा पढ़ाई करना तुम, वरना मुझे देख लो, वरना ये काम करना पड़ेगा। देखिए मेहनत में अजमत है, कोई भी काम कर सकता है। लेकिन उन्होंने मुझे ये समझाया, लेकिन उस वक्त को जाया नहीं करना, वक्त को जाया नहीं, उन्होंने इस बात को माना। क्या और मैंने खुद अभी तक कितने सारे पेरेंट्स को देखा कि मैंने कहा बच्चे को क्यों पढ़ाया, कह रहा बहुत बार भेजा, स्कूल से भाग के आ जाता था, तो मजबूर हो गए थे वो ना, ऐसे पे नहीं कर सकते। माँ बाप का भी देखिए दिल दुखाते हैं ना। अब किस तरीके से दिल दुखाते हैं, अब देखिए अमूमन मैंने पहले भी आपसे एक बात आपके प्रोग्राम में बोली थी और कई प्रोग्राम में गाय बगाए बोलता रहता हूँ। देखिए मदर्स को लाइलिम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका मोबाइल आपका बच्चा उठा रहा है, उस पर फेसबुक बना रहा है, इंस्टाग्राम बना रहा है, सब कुछ बना के यूज कर रहा है, फिर आप बोलते हो हमने तो बच्चे को मोबाइल ही नहीं दिया हुआ। तो भाई ये सब चीजें आपके मोबाइल से करो तो आपको देखना चाहिए ना कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मैं चाहूंगी लास्ट मैसेज इसी तरह डिटेल में जरा सा नाज़रीन को दे देंगे। मैसेज मेरा यही है कि देखें बच्चों की उम्र जो है वो बहुत कच्ची है, ठीक है। उनको अपने अच्छे बुरे का पता नहीं है, तभी वो बच्चा कहलाता है, ठीक है। ये हम पेरेंट्स का काम है कि हम उनके ऊपर नज़र रखें। उस वक्त बच्चों को वक्ती तौर पे चीज़ें बुरी लगती हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, माशरे में कोई मुकाम पा लेते हैं, तब तो वो ये बात भूल जाएगी कि हमारे पेरेंट्स की वजह से। लेकिन अगर वो माशरे में रेस में पीछे रह जाते हैं, तब फिर वो कहते हैं हमारे बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारी माँ ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो हमें कुछ बताया नहीं, अच्छे बुरे का समझाया नहीं। तो इसलिए मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि अपने बच्चे के ऊपर नज़र रखें। खास तौर पे जो बच्चा 6 में आ जाता है, 6 से लेके मैट्रिक तक बहुत खतरनाक उम्र है, उसमें वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है। तो उसकी एक एक चीज़ पे नज़र रखें, क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, किसके साथ खड़ा हो रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, तो उन चीज़ों पे नज़र रखिए। बेहतरीन इमरान खालिक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये है माशाल्लाह आई के कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर हैं और अपना कीमती वक्त आपने निकाला, और इस तरह आप तालीम के मैदान में जो है बच्चों के पर और फिर टीचर्स के साथ जो आपका कम्युनिकेशन है वो नहायत ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। अच्छा नाज़रीन, जिस तरह इमरान ने बड़ी प्यारी बात कही है कि हमें एक ये कच्ची उम्र है, ये किसी भी डगर पे आगे पीछे हो सकती है। जैसे हम एक एग्जाम्पल एक पौधा लगाते हैं ना, तो उसकी बागबानी, उसको बीज को निकलने में भी टाइम लगता है। जब वो निकल आता है तो हम पानी का भी ख्याल रखना पड़ता है, धूप का भी ख्याल रखना पड़ता है और खाद का भी ख्याल रखना पड़ता है। और फिर हम उसको बचाते किससे कि इसको कोई तोड़ ना दे, कोई बकरी ना खा ले, कोई जानवर इसको तोड़ ना दे। फिर हम कांटे लगाते हैं कि इसको कोई सेब। देखिए हमें फील होता है कि ये पौधे को हमने बड़े, आम का पौधा देख लें, हम
खुशी से कोई भी प्लांट लगाते हैं, फिर वो जो थोड़ा थोड़ा, या कोई अगर आप अंगूर की बेल लगाएं, अच्छा अब ये इसने चढ़ना है दीवार पर, अब ये नीचे ज़मीन पे तो ख़राब हो जाएगी, फिर हम उसके लिए एक स्टिक लगाते हैं और जिस जैसे जैसे चढ़ाएंगे वो वैसे ही, और एक बार वो जिस रुख में चढ़ गई, दोबारा अगर आप उस बेल को निकालने की कोशिश करें कि मैं इसको अब यूं कर दूं, तो वो टूट जाती है। अक्सर उसकी जड़ जो जितनी भी उसकी टहनियाँ निकलती, टहनी तो नहीं बेल निकलती है, तो वो टूट जाती है। मनी प्लांट हो या कोई भी ऐसा प्लांट हो, इसी तरह दरख्त की भी टहनी जिस रुख में आप चलाते हैं तो वो उसी तरह आप जिस पर भी करना चाहें वो उसी मूवमेंट में, उसी डायरेक्शन में चलती है। जहाँ पर आपने गलत किया तो वहाँ पर वो प्लांट भी मुरझा जाएगा, या उसको कोई नोच लेगा, मुर्गियाँ ख़राब कर देती हैं, कुत्ता उसको तोड़ देता है, बकरी किसी की चल जाए वो खा जाएगी। तो इस तरह जिस तरह आप एक प्लांट की ग्रूमिंग करते तो बच्चे की उससे ज़्यादा करनी पड़ती है। इस वक्त टेक्नोलॉजी के दौर में आपने देखा होगा हमारे पास एक शैतानी चीज़ है, और मोबाइल बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसी होती हैं जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो उसको लुक आफ्टर करें, थोड़ा बच्चों को इस एज से निकलने यानी कि मैट्रिकुलेशन तक इतना उसको सपोर्ट करें, उसको शेल्टर में रखें, अपने साए में रखें, ताकि उसको ज़रा आपका एक डर भी हो कि मैं सही सिम्त में, अपने बच्चे को अगर सही सिम्त में डालने तो आपको अपनी आंखें चौकन्नी रखें। कहते हैं कि खिलाओ सोने का निवाला, रखो शेर की आंख। लेते हैं यहाँ पर चाहूँगी मैं इजाज़त, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।